हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी सूचना में आपका स्वागत है। तो आज जैसा कि हमने कक्षा 10वीं का जो समकालीन जो भूगोल है, हम पहला अध्याय पढ़ चुके थे। आज दूसरा अध्याय पढ़ेंगे हम, जिसमें हम वन और वन्य जीव के संसाधन वो चैप्टर को प्रारंभ करेंगे। ठीक है। तो जैसे जैसे कि हमने पहला चैप्टर में संसाधन और उसके विकास पढ़ लिए थे। ठीक है। संसाधन किसे कहते हैं वो आपने बताया था कि संसाधन जो है हमारे पर्यावरण में उपस्थित हर चीज जो प्रयुक्त संसाधनों की हमें क्या उपलब्धता कराती है उसे हम संसाधन बोलते हैं। ठीक है। तो इसमें जो है वन्य और वन्य जीव के संसाधन, ठीक है, चैप्टर का नाम है, वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे कि क्या होता है कि इसमें जो है इस ग्रह पे हमारे सबसे पहले किताबों को पढ़ना आप चालू कर दीजिएगा। ठीक है। किताब आप लेकर पढ़ेंगे तभी समझ आएगा जितने भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं। ठीक है। देखिए, इस ग्रह पे हम सूक्ष्म जीवों, जीवाणुओं और बैक्टीरिया, जोंक से लेकर वट वृक्ष, हाथी, ब्लू हेवेल तक करोड़ों दूर जीवधारी में साथ रहते हैं। ठीक है। यानी जो हमारा जो ग्रह है, जो पृथ्वी है, इसमें जो है हम सूक्ष्म जीवाणु जैसे बैक्टीरिया, जोंक, जोंक का नाम आप सुनेंगे, वट वृक्ष आदि, ब्लू हेवेल, करोड़ों जीवधारियां हम साथ रहते हैं ना, बिल्कुल। यहाँ पर पूरा आवासीय स्थल जिस पर हम रहते हैं अत्यधिक जैव विविधता से भरा हुआ है। मानव और दूसरे जीवधारी एक जटिल पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं जिस पर हम मात्र एक हिस्सा हैं, और अपने अस्तित्व के लिए हमें विभिन्न विभिन्न तत्वों पर निर्भर रहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए वायु, जिसमें हम सांस लेते हैं। ठीक है। सांस लेते हैं। जल जिसे हम पीते हैं। मृदा हम जिस पर अनाज पैदा करती है। इसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं। ठीक है। पौधे, पशु जीव, सूक्ष्म जीव इनका पुनर्सृजन करते हैं। वह पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्योंकि यह प्राथमिक उत्पादक है जिस पे हम दूसरे सभी जीव निर्भर रहते हैं। ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं, इसमें सब तो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आप लोग तो जरूर देखिएगा। यहाँ बातें की गई कि भारत में वनस्पति जाति और प्राणी जाति। ठीक है। यदि आप आसपास नजर दौड़ाएंगे तो आप पाएंगे कि कुछ ऐसे प्राणी प्राणी और पौधे हैं जो आपके क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। वास्तव में भारत में जैव विविधता में संदर्भ विश्व के सबसे समृद्ध देशों में से एक है। ठीक है। यह विश्व का सारी जैव उपजातियां की 8% लगभग 16 लाख पाई जाती हैं। ठीक है। यह यह अभी खोजी जाने वाली उपजातियों में से 2 या 3 गुणा गुणा है। आप पहले भारत में पाए जाने वाले वन्य संसाधनों में वन्य जीव संसाधनों में क्षेत्रों में किसके बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है। आप पहले पाए जाने, ठीक है, आपने सोचा होगा कि संसाधनों को आपके दैनिक जीवन में क्या महत्व है। ये विविधता, वनस्पति जात, प्राणी जात हमारे हर रोज जीवन में इतने गुथे हैं हुए हैं जिस पर हम कद्र नहीं करते हैं, परंतु वातावरण हमारी संवेदना के कारण पिछले कुछ समय संसाधनों में भारी दबाव पड़ा है। ठीक है। देखिए, संसाधन की बात करें तो संसाधन जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है। हमने पढ़ा था कि पिछले अध्याय में कि संसाधन जो है कहीं कम है तो कहीं ज़्यादा है। ठीक है। तो कहीं प्रचुर भंडार है तो कहीं जो है कमी है। तो वही बात करें कि वन्य जीवों से रिलेटेड यहाँ संसाधन की कमी कहाँ कहाँ हो रही है, कि देखिए कुछ अनुमान यह कहता है कि भारत में 10% वनस्पति जाति, ठीक है, वन्य वनस्पति जाति, और 20% स्तनधारी को लुप्त होने का खतरा है। ठीक है। यानी जो कि भारत में वन्य जीवों की बात करें तो भारत में जो है 10% जो है वनस्पति जाति जो है और 20% जो है स्तनधारियों की लुप्त होने का खतरा है। ठीक है। इनमें से कई उपजातियों को नाजुक अवस्था में है और लुप्त होने के कगार पर है। इनमें से चीता, गुलाबी सिर वाला बत्तख, पहाड़ी कोयल और जंगली चीतेदार उल्लू, मधुआ, एसिनिया महुआ की जंगली किस्म और होबड़िया हेक्टोरोन्स घास की प्रजाति जैसे पौधे शामिल हैं। ठीक है।
वास्तव में ये कोई भी नहीं पता है कि अब तक इनकी प्रजाति लुप्त हो चुकी है। आज हमारा अध्याय अधिक बड़े से दिखाई देने वाली प्राणियों और पौधों के लुप्त होने पर अधिक केंद्रित है, परंतु छोटे प्राणी जैसे कीट पौधे भी महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, देखिए आज जो है हमारे ऐसे ऐसे जीव हैं जो लुप्त होने के कगार पर हैं, जिसमें जो है इसमें नाम बताया गया है। सबसे पहले चीता, गुलाबी सिर वाला बत्तख, पहाड़ी कोयल, चीतेदार उल्लू। ठीक है, ये सब लुप्त होने के कगार पे हैं। उसके बाद जो है यहाँ कुछ महत्वपूर्ण बताया गया है जातियों के बारे में। एक सुभेद जातियां होती हैं। ठीक है, ठीक है, सुभेद जातियां किसे कहते हैं उसको देख लेते हैं। वे जातियां जिनकी संख्या घट रही है, यदि इन संख्याओं पर विपरीत प्रभाव डालने वाली परिस्थितियों पर नहीं बदली जा सकती तो इनकी संख्या घटती रहती है। तो यह संकटग्रस्त जाति की श्रेणी में आ जाएंगी। ठीक है, और जो है नीले भेड़, एशियाई हाथी, गंगा नदी, डॉल्फिन इस प्रकार के जाति के उदाहरण हैं, सुभेद जातियां में आएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ दुर्बल जातियां बताया गया है कि दुर्बल जातियां क्या होता है। ठीक है, सॉरी यहाँ से नहीं पढ़ना था, हमें यहाँ से पढ़ना था, सॉरी यहाँ से पढ़ना था। आप लोग जो है पढ़ देख लीजिएगा। देखिए, आओ हम विभिन्न प्रकार के पौधे प्राणियों जातियों के बारे में पता लगाएं कि अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक सर्वेक्षण में प्राकृतिक संसाधन IUCN के अनुसार, देखिए यहाँ भारत में जो है यहाँ एक संस्था है, प्राकृतिक संसाधन सर्वेक्षण यानी IUCN के अनुसार पौधों को किन श्रेणी में बांटा गया है? 6 श्रेणी में बांटा गया है। तो पहला है सामान्य जातियां। ठीक है, सामान्य जातियां क्या होता है कि वे जातियां जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती है, जैसे पशु, साड़ जीव, कृंतक इत्यादि, ये सब किस में आते हैं? सामान्य जातियां में आती हैं। ठीक है, दूसरा है संकटग्रस्त जातियां। वे जातियां जिसमें लुप्त होने का खतरा है, यानी संकटग्रस्त जातियां जिसमें लुप्त होने का खतरा है। जिन विषम परिस्थितियों के कारण इनकी संख्या कम हुई है, और यदि वे जारी रहते हैं तो जातियां के जीवित होने रहना कठिन है। काला हिरण, मगरमच्छ, भारतीय जंगली गधा, गैंड, सिर वाला पूंछ वाला बंदर, संगाई इत्यादि इस प्रकार की जातियों के उदाहरण हैं। यानी जो है ये जितने भी जीवधारियां हैं, जातियां हैं, ये जो है लुप्त होने के कगार पर है, इनका खतरा है। इसी को हम संकटग्रस्त जातियां बोल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे कि दुर्भेद जातियां भी बताए थे। ठीक है, और दुर्भेद जातियां में क्या होता है कि वे जातियां जिनकी संख्या घट रही है, यदि संख्या विपरीत प्रभाव डालने वाली परिस्थितियां नहीं बदली जा सकती तो इन संख्या घटती रहती है। तो ये भी किसमें आ जाएंगी? संकटग्रस्त जातियां में शामिल हो जाएंगी, जैसे नील भेड़, एशियाई हाथी, गंगा आदि, डॉल्फिन इस प्रकार के उदाहरण हैं। ठीक है, उसके बाद जो है दुर्लभ जातियां, दुर्लभ जातियां क्या होती हैं कि इन जातियों, देखिए क्या, तो इन जातियों की संख्या बहुत कम या दुर्लभ है, और यदि इनको प्रभाव करने वाली विषम परिस्थितियां नहीं परिवर्तित होती तो ये भी संकटग्रस्त श्रेणी में भी आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो है स्थानीय जातियां क्या होती हैं कि स्थानीय जातियां में क्या क्या आती हैं? देखिए, प्राकृतिक और भौगोलिक सीमाओं से अलग विशेष क्षेत्रों में पाई जाने वाली जातियां, अंडमान टील, निकोबार कबूतरी, अंडमानी जंगली सूअर और अरुणाचल प्रदेश मिथुन इन जातियों के उदाहरण हैं, जो कि स्थानीय जातियां कहलाती हैं। ठीक है, उसके बाद जो है कुछ लुप्त जातियां भी दिया गया है कि यहाँ जो है लुप्त ये जातियां जो आवासों में खोजे खोज करने पर अनुपस्थित पाई जाती हैं। ये उपजातियां स्थानीय क्षेत्र, प्रदेश, देश, महाद्वीप आदि पूरे पृथ्वी में लुप्त हो गई हैं। ऐसे उपजातियों को एशिया चीता, गुलाबी सिर वाला बत्तख शामिल है, तो जो हर वक्त जो है लुप्त हो चुकी हैं, ये जातियां जो है लुप्त जातियां में रखा गया है। ठीक है, लुप्त होने में संकटग्रस्त जातियां जैसे ऐसे जीवों को आप चित्र में देख सकते हैं। ठीक है,
चलिए अब कुछ देखते हैं हम। आप जो है इधर आ जाइए। चलिए देखते हैं, हम पढ़ते हैं अब आगे। यदि आप चारों ओर नजर दौड़ाएंगे तो आप पाएंगे किस किस प्रकार के हमने प्राकृतिक और संसाधनों में परिवर्तन ठीक है, कर दिया है। और हमें लकड़ी, झाल, पत्ते, रबड़, दवाइयाँ, भोजन, ईंधन, चारा, खाद इत्यादि प्रत्येक अपरिहार्य रूप से वनों और वन्य जीव से प्राप्त होता है। हम इसीलिए हम ही उन्होंने वन और वन्य जीव के नुकसान पहुंचाया है। भारत में वनों का सबसे ज्यादा नुकसान काला रेल लाइन, कृषि, व्यवसाय, वाणिज्य, वनिक खनन क्रिया से वृद्धि से होता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वन संसाधनों को सिकुड़ने से कृषि का फैलाव महत्वपूर्ण कारकों से कर रहा है। ठीक है। और देखें कि भारत में वन सर्वेक्षण के अनुसार 1991 और 1980 के बीच लगभग 26,200 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र में कृषि भूमि में परिवर्तन किया गया था। देखिए भारत के सर्वेक्षण के अनुसार 1991 से 80 के बीच में था 26,200 वर्ग किलोमीटर जितने भी वन क्षेत्र थे उनको जो है कृषि में परिवर्तित कर दिया, कृषि वाले क्षेत्र में परिवर्तित कर दिया गया है। ठीक है। अधिकतर जनजातीय क्षेत्र से विशेषकर पूर्वोत्तर के मध्य भारत में स्थानीय झूम खेती अथवा स्लेन के वन खेती चलाने वनों की कटाई पर निम्नकरण है। ठीक है। चलिए देखते हैं हम आगे, हम यहाँ से पढ़ेंगे। ठीक है। यहाँ से देखेंगे वन और वन्य जीव के विनाश मात्र जीव विज्ञान का विषय नहीं है। जैव संसाधनों का विनाश सांस्कृतिक विविधता का विनाश से जुड़ा है। जैव विनाश का कारण कई मूल्य जातियों और वन आधारित समुदाय निधन हो जा रहे हैं और आर्थिक रूप से यह हाशिए पर पहुंच गए हैं। यह समुदाय खाने पीने, औषधि, संस्कृति, अध्यात्म इत्यादि के लिए वन्य जीवों के लिए निर्भर है। गरीब वर्ग गरीब वर्ग में महिलाएं पुरुषों की तुलना अत्यधिक प्रभावित हैं। कई समाज में खाना, चारा, जल, अन्य आवश्यक वस्तुएं इकट्ठा करने के लिए मुख्य जिम्मेदारी महिलाओं की होती है। जैसे कि संसाधन में कमी हो जाती है, महिलाओं पर कार्य भार बढ़ जाता है और कई बार तो संसाधन इकट्ठा करने में 10 किमी से अधिक पैदल चलना पड़ता है। इसके गंभीर अवस्था समस्याएं झेलनी पड़ती है। काम का समय बढ़ने के कारण बच्चों को अपेक्षा इससे गंभीर सामाजिक दुष्परिणाम हो सकता है। वन कटाई का परिणाम जैसे सूखा सूखा, बाढ़, गरीबी तब सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। इस स्थिति में गरीबी, पर्यावरण निम्नकरण सीधा परिणाम होते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में वन और वन्य जीवन मानव जीवन के लिए बहुत कल्याणकारी है। अतः यह आवश्यक है कि वन और वन्य जीवन संरक्षण के लिए नीति अपनाई जा रही है। देखिए यहाँ जो है भारत में वन और जीवन संरक्षण के लिए वन जीवन संरक्षण अपनाया गया है। भारत में वन और वन जीवन सर्वेक्षण। ठीक है। देखिए वन्य जीवन और वन्य तेज गति से हो रहे हैं। हाथ से कारण है कि संरक्षण बहुत आवश्यक हो सकता है, परंतु हमें वनों और वन्य जीवों का संरक्षण करना आवश्यक है क्योंकि सर्वेक्षण में परिस्थिति विधियों की बनी रहती है और हमारे जीवन का साध्य साधन जल, वायु, मृदा बने रहते हैं और यह विभिन्न जातियों से बेहतर जनक और के लिए वनस्पति, पशुओं, सीज विविधता को भी संरक्षित करती है। उदाहरण के तौर पर हम कृषि में सभी पारंपरिक फसलों पर निर्भर हैं। जलीय जीव विविध मोटे तौर पर मछली पालन करना निर्भर होते हैं। देखिए 1960-1970 के दशक के दौरान पर्यावरण संरक्षण ने राष्ट्रीय वन्य सुरक्षा कार्यक्रम को पूरा जोर से मांग की और भारतीय वन्यजीव अधिनियम 1972 में लागू किया गया
कि वन्य जीव आवास सर्वेक्षण में अनेक प्रावधान थे। सारे भारत में रक्षित जातियां सूचित में प्रकाशित की गई। इस कार्यक्रम के तहत संकटग्रस्त जातियों पर बचाव, शिकार पर प्रतिबंध, वन्य जीव आवासों पर कानूनी रक्षण, जंगली जीवाश व्यापार पर रोक लगाने का प्रबल जोर दिया गया था। ठीक है, तो कुछ अधिनियम भी चलाए गए थे। ठीक है, उनको जो है आप जरूर रीड कीजिएगा। सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ कि वन और वन जीव संसाधनों के विवरण, ठीक है, उसको देखना जरूरी है। ठीक है, देखते हैं कि यदि हम वन और वन जीव संसाधनों को रक्षित करना चाहें तो उनका प्रबंध, नियंत्रण, विनियम अपेक्षित कठिन है। भारत में अधिकतर वन्य जीव का तो प्रत्यक्ष रूप से सरकार के अधिकार के क्षेत्र में है या वन विभागों के जरिए सरकार का प्रबंध में है। निम्नलिखित बंटवारा किया गया है। पहले तो है आरक्षित वन, इम्पोर्टेंट है आरक्षित वन। देखिए, आरक्षित वन देश में आधे से अधिक वन क्षेत्र आरक्षित वन में घोषित किए गए हैं। यानी पूरे देश की बात करें तो देश के आधे से अधिक वन जो क्षेत्र है आरक्षित वन में घोषित किए गए हैं। जहां तक वन और वन्य प्राणियों के संरक्षण की बात हो, आरक्षित वन को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है आरक्षित वन क्या होता है। ठीक है, आरक्षित वन में देखते हैं कि रक्षित वन क्या होता है कि वन विभाग के अनुसार देश के कुल वन क्षेत्र 1/3 हिस्सा रक्षित है। ठीक है, इन वनों को अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए इसकी सुरक्षा की जाती है। ठीक है, उसके बाद जो है अवकृत वन, अन्य सभी प्रकार के वन्य बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्तिगत, समुदाय स्वामित्व होती है, वनकृत वन कहलाते हैं। ठीक है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, आप जो है किताबों को रीड करके और जितने भी रचित वन है, दुर्लभ जातियां हैं, सामान्य जातियां हैं, संकटग्रस्त जातियां हैं, अब उनको रीड जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चनों पर बात करते हैं। इसमें प्रश्नावली में क्या क्या क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन के दिए गए हैं कि इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जाति प्राणी जाति के हास्य के कारण नहीं है। कृषि प्रसार, पशु संचार, ईंधन, लकड़ी। ठीक है, तो इनमें आपसे कमेंट में आप आंसर जरूर बताएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि इनमें से कौन सा सर्वेक्षण तरीका समुदाय व सीधे भागीदारी नहीं करता। ठीक है, संयुक्त वन प्रबंधन, बीच बचाओ आंदोलन, चिपको आंदोलन। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है सब, बीच चिपको आंदोलन। ठीक है, इसमें बताना जरूरी था चिपको आंदोलन। और जो है किताबों का पढ़ लीजिएगा पूरा अच्छे से, तभी समझ आएगा। ठीक है।